जिस चीज का अंदेशा था वो हो गया. What was in the realm of speculation has happened. The war on Ukraine has started yesterday. What are the consequences? Hello, welcome to Four Fingers Formula, episode 38. नॉर्मली हम लोग फोर फिंगर्स फार्मूला के अपने एपिसोड फ्राइडे 9 बजे प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं. उसका अनाउंसमेंट पहले ही हो जाता है और इस पब्लिशिंग की टाइमलाइन को कायम रखने के लिए हम यूजुअली अपने वीडियोस उससे पहले जो वेंसडे बुधवार आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं. आज का जो एपिसोड है वो बुधवार को ही रिकॉर्ड हुआ था, पर फिर कुछ नई चीज हो गई, बहुत ही बड़ी घटना हो गई. पहले एक छोटा सा टुकड़ा पहले की रिकॉर्डिंग का. अर्थक्वेक्स कब आते हैं? कहा जाता है कि अर्थक्वेक के आने की वजह होती है जमीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, पृथ्वी की भू जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसके नीचे, धरातल के नीचे बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो एक आकार की सारी नहीं होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उनमें अगर कोई शिफ्टिंग हो जाए, खिसकने लगें, तो सरफेस के ऊपर, धरातल के ऊपर जो बिल्डिंग्स हैं, जो गाड़ियां हैं, सब कुछ वो गिरना शुरू हो जाती हैं. एक तरह का अर्थक्वेक शुरू हो जाता है. तो am I really talking about any earthquake which is about to come? Well, जो हो रहा है वो अर्थक्वेक से कम भी नहीं दिखता, क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज हुई है, वर्ल्ड वॉर भी जब हुई थी, पिछली वाली वर्ल्ड वॉर 2, तो एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी. इस वक्त ऐसे आसार कुछ ज्यादा ही हो चले. एज आई सेड, दिस वॉज रिकॉर्डेड ऑन वेंसडे, आज फ्राइडे है. इस वीडियो में जिसका टुकड़ा आपको अभी दिखाया, उसमें बात की गई थी अर्थ प्लेट्स के शिफ्ट होने की, खिसक जाने की, टेक्टोनिक शिफ्ट की, कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट जो होते हैं उनका असर बहुत व्यापक पड़ता है और एक साथ एकदम नहीं पड़ जाता, शायद बाद में पड़ता है, शायद बहुत दूर जाकर पड़ता है, जरूरी नहीं है उसी एरिया में पड़े जहां वो खिसकी हैं. ऐसा ही हुआ. जिस टेक्टोनिक शिफ्ट से एक जलजले की, अर्थक्वेक की संभावना हो सकती थी, जिसका मैंने अपने वीडियो में बताया था, वो ऑलरेडी हो गया. वेडनेसडे को रिकॉर्ड किया और सुबह 10 बजे जब टेलीविजन खोला तो हम चकित हो गए. वॉर चल रही थी, यूक्रेन के ऊपर हवाई जहाज बम पर डाल रहे थे, हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, लोग सड़कों पर अपनी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था, शहर छोड़कर निकल रहे थे, कीव जो कि राजधानी है, और भी बड़े शहरों में. और उसके बाद से तो जाने क्या क्या हो गया. यूक्रेन ने भी बहुत साहसिक तौर पर इसका सामना किया और ये तक क्लेम किया गया कि काफी हवाई जहाज, काफी प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स उन्होंने रशिया के भी गिरा दिए. इस संदर्भ में एक किताब आपको दिखाना चाहूंगा, एक नॉवल. दिस इज द नॉवल कॉल्ड द फॉक्स. It is authored by one of the most illustrious, very famous novelist, Frederick Forsyth. यह नॉवल 2018 में प्रकाशित हुआ था. उससे पहले 2014 में रशिया
व्लादिमीर पुतिन साहब के ही शासन में क्रीमिया को अपने अंदर कर चुका था, उसके ऊपर अटैक करके उसे एनेक्स कर लिया था। इस नॉवेल की जो कहानी है वो क्रीमिया पर अटैक या उसके एनेक्सेशन के बारे में नहीं है। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो अंदाज हो जाता है सबको, जो कि रशिया में शासक है और बहुत ही क्रूअल शासक है। वो बहुत जालसाजी गेम्स खेलने के बाद, बहुत चेस बोर्ड पोजीशन के तौर पर सत्ता अपने पास हासिल करने के बाद अब उसके इरादे दुनिया को अपने कब्जे में करने के हैं। इशारा पुतिन साहब के, व्लादिमीर पुतिन साहब के बारे में ही है, जो कि रशिया के आज प्रेसिडेंट हैं। 2012 से वो प्रेसिडेंट है, उससे पहले 2 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर होने के काल में ही उन्होंने 2008 में जॉर्जिया पर भी अटैक किया था और उसको अपने में समेटने की कोशिश की थी। वैसे रशिया, जो किसी जमाने में मेन कंट्री था, मेन नायक था, प्रधान देश था यूएसएसआर का, उसकी इतिहास, उसकी कहानी हमेशा ऐसी ही रही है। 1968 में भी यूएसएसआर की फोर्सेस ने चेकोस्लोवाकिया पर अटैक कर दिया था, जो कि उन दिनों उनका सदस्य था, पर फ्री होने की, फ्रीडम हासिल करने की, अपनी खुद की रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ ये थोड़ा सा संकेत एक बार आप बताना जरूरी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई और एलाइड फोर्सेस ने, जिसमें सभी थे, वेस्टर्न फोर्सेस भी थी जो कि अमेरिकन लीडरशिप में थी, और ईस्टर्न फोर्सेस भी थी जो कि रशिया यानी कि यूएसएसआर जो कि एक संगठन था, उसके अंदर की फोर्सेस थी सारी। यूएसएसआर का मतलब होता था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उनके अंदर जितने भी देश थे वो ज़्यादातर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, और नॉर्थ के यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के जो देश थे वो ज़्यादातर पूंजीवादी देश थे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, नॉर्डिक जो एरिया है उसके कंट्रीज भी थे, और उनकी संधि का नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब जर्मनी ने घुटने टेक दिए और ये जो अलाइड फोर्सेस थी वो अलग अलग हुई, तो ये 2 महासंघ बने थे, और इन 2 महासंघों में हमेशा तनातनी चलती रही थी। 1980 के दशक के आते आते यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, धीरे धीरे टूट गया, विलयन हो गया। लेकिन उसमें से कुछ लोग वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनमें से एक शख्स उठा जो पुतिन साहब थे। वो किसी ज़माने में एक जासूस के तौर पे काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अंदर ही अंदर लोगों को दबा के और गिरा के और किसी तरह से सत्ता हासिल कर ली। फ्रेडरिक फोर्साइथ साहब के नॉवल में द फॉक्स में उस व्यक्ति की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है, और वो व्यक्ति वेस्ट के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश में है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में एक अजीब ही हलचल अपने आप हो गई थी। ये सब काल्पनिक है, फिक्शनल है, पर बड़ी रियलिस्टिक फिक्शन लगती है कि इंग्लैंड में एक बच्चा जो 17-18 साल का था, कंप्यूटर के मामले में बहुत होशियार था। उसने कुछ ऐसी महारत हासिल की, कुछ इस तरह से उसने साइबर गेम्स करते करते पता नहीं कैसे हासिल कर लिया कि जो अमेरिका का पेंटागन है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके बहुत ही सीक्रेट चीज़ें जो है, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट, वो उसमें घुस गया किसी तरह से, और उसका पता अमेरिका को चला। तो अमेरिका ने एकदम एक तरह से ऑर्डर कर दिया कि जो भी ये शख्स है उसका पता चला और मार डालो। लेकिन पता चला, जब पता चलाना शुरू किया तो पता चला वो तो एक छोटा बच्चा था। उसको पकड़ करके अमेरिका लाया गया, और उससे बात करते वक्त
अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद बात करते हैं, उन्हें लगा कि बच्चा एक्चुअली बड़ा नादान है, ये टेक्निकली बहुत इवॉल्व है साइबर मामलात में, लेकिन इसके इरादे कोई ऐसे वैसे नहीं है। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना चाहा, और ये फ़ायदा उठाना चाहा कि जो ईस्टर्न ब्लॉक था, जिसका नेता रशिया था, वहाँ से ख़तरे पैदा हो रहे थे। तो उन्होंने उसको साफ साफ तो नहीं बताया उस बच्चे को, पर उस राह पे डाल दिया कि वो उनकी जो अंदर की जो जितने भी उनके इनपुट्स हैं या सीक्रेट्स हैं, वो सारे साइबर वर्ल्ड से हासिल करे और उनके बड़े बड़े कंप्यूटर्स को बेकार कर दे। इसका अंदाज प्यूटिन साहब का जो चरित्र उसमें बताया गया, नाम तो कुछ और है नॉवेल में, उसे पता चल जाता है, और वो किस कुटिलता क्रूएल्टी के साथ में उस बच्चे को पकड़ने के लिए अपनी फौजें भेजता है और कैसे उन्हें नाकाम किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग की कहानी है। फ्रेडरिक फोर्साइथ साहब की कहानी होती भी इंटरेस्टिंग है। पर मैं इस सब में क्यों जा रहा हूं, वजह है इसकी। जो बात मैं कहने वाला हूं, जब टेक्टोनिक शिफ्ट की बात होती है अर्थ प्लेट्स के अंदर ही अंदर, जिनके असर बहुत देर में पड़ते हैं, जैसा कि यहां पर यह शिफ्ट तो शुरू हो गया था 2008 में, और 2014 में क्रीमिया को अपने अंदर कर लेने के वक्त में बिल्कुल साफ हो गया था। तभी से इसका अंदेशा शुरू हो गया था, और उसका असर आज पड़ा कि आकर के यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया है। इसी तरह की चीज डोमेस्टिकली भी हमारे देश में हो रही है। जो विदेश, जो वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें, उसका मैं आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट, सो आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग विद ग्रेट डील ऑफ अथॉरिटी, कि सबके पीछे क्या बहुत ही बारीक बातें हैं जिनकी वजह से ये सब अटैक्स हो रहे हैं। पर इंडिया के बारे में सोचते वक्त, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, इस मुल्क का सिटीजन हूँ मैं, इस मुल्क की जो पुख्ता बातें हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, उनसे वाकिफ़ हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि यहाँ भी कुछ टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है अर्थ प्लेट्स का, अंदर ही अंदर, सतह से काफ़ी नीचे, तो आई कैन एज ए पर्सन विथ सम एक्सपीरियंस एट माई एज विच इज़ पास्ट 81, कुछ मैं भी अंदाज लगा सकता हूँ। मुझे लगता है हमारा देश एक निहायत ही ख़तरनाक रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, और वो सिर्फ एक शख्स की वजह से बढ़ रहा है, जिसके लक्षण, जिसका डीएनए प्यूटिन साहब के डीएनए से बहुत अलग नहीं लगता। प्यूटिन साहब के डीएनए में मुझे लगता है किसी न किसी तरह से सबको दबा के अपने कब्जे में, काबू में कर लेने की, सबके ऊपर अपना शासन लागू करने की प्रवृत्ति है। ऐसा हमारे यहाँ भी है, और इसीलिए यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें होने लगी हैं। पहले इसका प्रयास बंगाल में हुआ, पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है ममता दीदी की, उन्होंने उन्हें नाकाम कर दिया। वो कई जगह हुआ, ईस्ट में हुआ, बल्कि फौजें भी भेजी गई, उनका बहुत प्रतिरोध हुआ। फिर हमने सिटीजनशिप को लेकर के जो बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हुए, तब भी इस प्रवृत्ति को हमने देखा, उसे दबा देने की, अटैक करने की स्टूडेंट्स के ऊपर। और अब हमने इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखा है। ये जिस शक्ति या जिस एंटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि अगेन बहुत ही ऑटोक्रेटिक प्रवृत्ति वाला शख्स है, जो कि डेमोक्रेटिकली ही इलेक्टेड हुआ है, जैसे कि प्यूटिन साहब हुए हैं, उनके कई लक्षण ऐसे दिखे। पंजाब में सडनली ये तमाशा खड़ा कर दिया जाना कि वो जिंदा बच के आ गए क्योंकि गवर्नमेंट गिराना है। यूपी में इलेक्शंस हुए हैं और अभी और बाकी हैं 2 चरण में। वहाँ पर क्योंकि वो डिवाइड करके हिंदू मुस्लिम का वो हवा क्रिएट करके वो बात चलती हुई नहीं दिख रही है, तो दूसरी बातें शुरू कर दी गई, जिसमें कि साइकिलों के अंदर बम मिले थे जो पकड़े गए हैं,
2008 के जो धमाके हुए थे गुजरात में, वो सब वो थे जो साइकिलों में बम रख गए थे। साइकिल समाजवादी पार्टी का इलेक्शन सिंबल है, उनके ऊपर ये लांछन लगाने के लिए किसी ना किसी तरह से सरकार को या तो हासिल करने के लिए या अपनी जो सत्ता है किसी भी कीमत पर चालू रखने के लिए ये हथकंडे हम देखते चले आ रहे हैं। ऐसी ही कोशिश बहुत ही सीरियसली महाराष्ट्र में की गई। महाराष्ट्र में बीजेपी को अपदस्थ करके जिस तरह से महाविकास अघाड़ी की गवर्नमेंट बनी 2019 में नवंबर में, और 2020 में उसे जोरों से गिराने की कोशिश की गई, और वो कोशिश उसके बाद लगातार चलती रही। पहली कोशिश सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर की गई। एक बहुत बड़ा स्केयर क्रिएट किया गया कि ये इस गवर्नमेंट के करने से ही उस शख्स की हत्या हुई थी, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उस बेहतरीन एक्टर ने। और एक बड़ी नादान सी लड़की को, उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान किया गया, एजेंसीज उसके ऊपर डाल दी गई, हर एजेंसी ने उसको गिरफ्तार करके रखा, फिर वो छूट गई। इसी तरह से और चीजें होती रहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लड़की जो सुशांत सिंह राजपूत का पब्लिक रिलेशंस का काम देखती थी, सैलियन, उसने आत्महत्या की थी 12वें फ्लोर से कूदने के बाद, और उसके ऊपर टेढ़ा सा लांछन लगाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर द्वारा और उसके बेटे द्वारा कि वहां पर एक युवा मंत्री महाराष्ट्र का वहां पर मौजूद था और भी लोग थे, उन्होंने उसे मार दिया। उस बच्ची के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बहुत शिकायत भी की कि वो भी अपनी वजह से गई है, प्लीज उसको बदनाम करना बंद कीजिए, पर वो नहीं रोका गया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में यही अल्टीमेटली निकला कि उसने आत्महत्या की थी, वो विफल हो गया। मुसलमानों को बदनाम करने के शोशे के तौर पर शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया ड्रग्स के मामले में। उस चाल को विफल करने में एक और मिनिस्टर का नाम उभरा, उनका नाम नवाब मलिक। तो अब नवाब मलिक के पीछे पड़ना शुरू हो गए सब, और 3 दिन पहले नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। और इतने गलत तरीके से किया जाता है सब कि सुबह के समय जाकर के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जो कि एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बारे में सरकार से, उसके सरकार के जो प्रधान हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, उनको खबर तक नहीं दी जाती। जो असेंबली का जो स्पीकर होता है उससे इजाजत लेनी चाहिए थी, वो भी नहीं ली गई, किसी को कोई खबर नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले एक बहुत बड़े मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ भी यही हुआ, वो भी जेल में है, उनके पीछे भी ईडी को डाल दिया गया। एक और मिनिस्टर खुद ही रिजाइन कर गए थे, और वो कोई दूसरा मामला था, संजय राठौर, वो इल्जाम के चक्कर में 3 मिनिस्टर्स के साथ ये हो चुका है। और अब ताज़ा जो मामला हुआ है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर के साथ हुआ है, जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर रहे हैं, और जरा धाकड़ मिनिस्टर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की चाल को हर बार विफल करते रहे हैं और उनके राज खोलते रहे हैं। दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए वेरी अनहोली सिचुएशन, वेरी डेंजरस सिचुएशन। हम लोग एक फेडरल गवर्नमेंट है। इट्स ए नेशन विच इज कंप्राइजिंग ऑफ, हैज बीन फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वेरियस स्टेट्स। उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनके कुछ राइट्स हैं और कुछ कायदे कानून हैं, उनकी बिल्कुल अवहेलना करके कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल ताक में रखकर जो कुछ हो रहा है, और हमारा जो मीडिया है वो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। वो एक ही तरफ की तस्वीर पेंट करने की कोशिश करता है। मीडिया से मेरा ताल्लुक जो फॉर्मल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन खासतौर पर, जितने भी मेन टेलीविजन चैनल हैं उनसे है। और इसी वजह से मैं ये प्रोग्राम करता हूँ 4 फिंगर्स फॉर्मूला, जो कि इन चीज़ों को जो गलत फैलाई जा रही हैं उनके ऊपर हमारा सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। वी शुड हैव द राइट
perception of the situation, right knowledge, and we should be able to use our analytical strength about it, because we are being maneuvered, we are being manipulated. That's dangerous. That is pointing towards division. It's a federal government, states को ऐसी सिचुएशन में ना ले जाए हम कि वो रिवोल्ट करना शुरू कर दें. वी हैव टू बी वॉचफुल, वी हैव टू बी कॉशियस. आज का वीडियो यही बताने के लिए I sincerely request you to subscribe to our channel, because this dialogue has to go on and this dialogue has to expand, and it will expand. ये विस्तृत तभी होगा जब ज़्यादा लोग जो इस तरह का विचार की इज्जत करते हैं, जो हकीकत को बेयरली देखना चाहते हैं, उनको इसकी खबर, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे, एनालिसिस मिलता रहे. इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. टुडे इतना ही. थैंक यू.